साथियों, सवेरे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो महिलाओं से संबंधित विषय रखा गया था, जिसमें महिलाओं ने प्रतिनिधित्व करने का कार्य किया, उसमें जो विषय है भारत की मातृसत्ताक व्यवस्था को पितृसत्ताक व्यवस्था में परिवर्तित करना, यह बलात्कार का मूल कारण है, अथवा हर शादीशुदा महिलाओं ने अपने पति की सहेली बनकर हर कार्य में उसे सहयोग देना चाहिए तथा गुलामी का जी जान से विरोध करना चाहिए और समता के लिए आग्रही रहना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। ये 10, 18, 19, 20 जुलाई 1942 को बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कही थी। इसको यहाँ विषय बनाया गया है और 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो सत्र है, उस सत्र में महिला आरक्षण के लिए पूना पैक्ट का जॉइंट इलेक्टोरेट लागू करना महिलाओं का सशक्तिकरण करना नहीं है, बल्कि महिलाओं का नैतिक रूप से अधपतन करने का ब्राह्मणी षड्यंत्र है। ये 2 विषय है यहाँ। साथियों, सबसे पहले तो ये जो बलात्कार की घटनाएं, खास तौर पर पिछले साल और इस साल कुछ ज़्यादा ही इस बात को बहुत बड़े पैमाने पर ये जो घटनाएं हैं हमारे देश भर में हो रही है। दिल्ली में जो घटना घटित हुई सामूहिक बलात्कार की, जो मेडिकल साइंस की एक स्टूडेंट थी, उस स्टूडेंट के साथ में जो सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद देश में इसके बारे में बहुत बहस हुई, चर्चा हो रही है। उस चर्चा को मैंने सुना, उस चर्चा को मैंने देखा, उस चर्चा को मैंने पढ़ा, तो उसमें बलात्कार हो रहे हैं उसके मूल कारण की कोई चर्चा होती हुई दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए हमने इसको एक विषय बनाया कि ये जो बलात्कार हो रहा है, वो बलात्कार एक मूल्य व्यवस्था है, एक जीवन विषयक मूल्य है। उसने भारतीय लोगों की मानसिकता का निर्माण किया, जो आज के तारीख में हम लोग देखते हैं। एंशिएंट इंडिया में, इस देश में मातृसत्ताक व्यवस्था थी। मातृसत्ताक व्यवस्था में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात है, परिवार में माताओं को प्रधान मान्यता थी और शादी में, मातृसत्ताक व्यवस्था में शादी में आजकल जो होता है कि लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़ करके लड़के के यहाँ ब्याह कर जाना पड़ता है। आजकल की जो व्यवस्था है, मातृसत्ताक व्यवस्था जो एंशिएंट इंडिया में हमारे मूल्यवासियों की थी, उसमें
लड़की को शादी होने के बाद में पति के घर में जाने की व्यवस्था नहीं थी, मातृसत्ताक व्यवस्था में, तो पुरुष को अपने पत्नी के घर जाने की व्यवस्था थी। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है, क्योंकि इस इतिहास के बारे में बोला नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है। यहां जो SC ST OBC के जो लोग हैं, इन लोगों को भी बड़ा अजीब लगता है ये जब मैं कहता हूं, ये तो बड़ा अजीब बात है, क्योंकि इन लोगों की भी मानसिकता ब्राह्मणवादी मानसिकता है। ये ब्राह्मणवाद के विरोध में बोलते हैं, मगर अपने परिवार में, जिस परिवार में वो रहते हैं, उस परिवार में ब्राह्मणवाद के संस्कार चल रहे हैं। तो एक तो ये व्यवस्था है ब्राह्मणवादी मातृसत्ताक व्यवस्था में कि माताएं प्रधान होती थी और लड़की को शादी के बाद में पति के घर में नहीं जाना होता था, तो पति को स्त्री के घर में जाना होता था। मेघालय में आज के तारीख में, पुरानी छोड़ दो, आज के तारीख में मेघालय में ट्राइब जो है, खासी ट्राइब, खासी नाम की ट्राइब है, और उस ट्राइब में आज भी ये प्रथा प्रचलन में है। एंशिएंट इंडिया में तो छोड़ो, आज भी है। तो हेलो, अभी मैं बात कर रहा हूं, बाद में बात करते हैं। तो मातृ प्रधान व्यवस्था में माताएं प्रधान होना एक बात, दूसरी शादी करके परिवार में पुरुष को जाना पड़ता था, और आज भी मेघालय में खासी ट्राइब में ये प्रथा प्रचलन में है, जो हमारे मूल्यवासियों की है। दूसरी बात, ये मातृ प्रधान व्यवस्था का जो बृहद रूप था, उससे बड़ा बृहद रूप था, वो बृहद रूप ये था कि जैसे परिवार में माताएं प्रधान होती थी, तो मातृ प्रधान व्यवस्था का जो बृहद रूप था, राष्ट्र प्रमुख भी स्त्री होती थी, जिसे आजकल हम लोग देश में नवरात्र का जो त्योहार होता है, ये आजकल गुजरात में ज्यादा होता है, दूसरे राज्यों में कम होता है। गुजरात में ये अवशेष रूप में ज्यादा है, दूसरे राज्यों में थोड़ा बहुत है। वैसे सारे देश भर में नवरात्र मनाया जाता है, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं कम कम, इस तरह से, मगर मनाया जाता है सारे देश भर में। ये जो नवरात्र का त्योहार है, ये मातृसत्ताक व्यवस्था का अवशेष आज भी है। ये मातृसत्ताक व्यवस्था का अवशेष है, ये ब्राह्मणी व्यवस्था का नहीं है। ये थोड़ा महिलाओं को भी ध्यान रखना होगा, हमारे पुरुषों को भी ध्यान रखना होगा। ये जो इतिहास है, हम लोगों को अपना इतिहास जानना होगा, समझना होगा। तो नवरात्र में जो डेटीज है, जो देवियों की पूजा होती है, चाहे अंबा हो, भवानी हो, दुर्गा हो, ये जो सारी चीजें हैं, देवियां हैं, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, इसका ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए ये जितने भी ये राष्ट्र प्रमुख महिलाएं होती थी, उसको महानता का दर्जा देकर समाप्त करने का एक तरीका अपनाया। जैसे ब्राह्मणों ने क्या किया, जैसे बुद्ध को समाप्त करना है, तो उन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, यानी ब्राह्मण धर्म में उसको एसिमिलेट किया। तो जो मातृप्रधान व्यवस्था है, वो ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में है।
माताएं राष्ट्र प्रमुख है तो वो व्यवस्था भी ब्राह्मणी धर्म के विरोध में है, ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में है। तो ब्राह्मणों ने एसिमिलेशन का सिद्धांत लागू किया और वो जो राष्ट्र प्रमुख महिलाएं थी उसकी मान्यता समाज में ज्यादा थी, तो उसको उन्होंने देवी का दर्जा लेके उसका ब्राह्मणाइजेशन कर लिया कि वो जो महान व्यवस्था है, महान सिस्टम है, महान विचारधारा है, उसको फॉलो करने के बजाय उसकी पूजा करो। अगर महापुरुषों के आंदोलन का अनुयायी होना है तो उसके उद्देश्य और विचारधारा को लेकर चलना पड़ता है, और चलने से वो व्यक्ति अनुयायी बनता है। अगर वो व्यक्ति अनुयायी बनता है तो उसके अधूरे कार्य को पूरा करने का कार्य कर सकता है। यदि वो व्यक्ति महापुरुषों का भक्त बन जाए तो क्या करेगा? महापुरुषों का अगर वो भक्त बन जाए तो महापुरुषों का फोटो रखेगा, महापुरुषों के सामने कैंडल जलाएगा, अगरबत्ती जलाएगा, और कुछ ज्यादा बड़ा भक्त होता है तो 10-12 अगरबत्ती लेकर के उसको एक साथ जलाएगा, और थोड़ा सा ऐसा हिला करके थोड़ा धूप भी निकालेगा, और फिर दोनों हाथों से दर्शन करके 1-आध मिनट ऐसा खड़ा रहेगा। हो गया उसका कार्य संपन्न, जिम्मेदारी संपन्न, कर्तव्य संपन्न। अब इसके अलावा उसको कुछ भी करना नहीं है। देखने वालों को क्या लगता है, कितना महान आदमी है भाई, करता कुछ भी नहीं है। और जो करता है वो क्या करता है, वो उसके विरोध में काम करता है। महापुरुषों के उद्देश्य और विचारधारा के विरोध में काम कर रहा है, मगर लोगों को क्या लगता है, भक्त है। तो भक्तों ने जितना महापुरुषों का सत्यानाश किया उतना दूसरे लोगों ने नहीं किया। कैसे? जो दूसरे होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, वो तो दुश्मन ही होते हैं, दुश्मन ही करेंगे। उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो दोस्ती करे। इसलिए अगर आप महापुरुषों के अनुयायी बनकर उस कार्य को संपन्न कराने का कार्य करते हैं तो दुश्मन चाहे दुश्मनी करता रहे, वो हमारे महापुरुषों के कार्य को आगे बढ़ाने से रोकने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब हम अनुयायी बनने के बजाय भक्त बन जाते हैं तो दुश्मन हमारे महापुरुषों को बाद में समाप्त करता है, और हम भक्त बनकर हमारे महापुरुषों को खुद समाप्त कर देते हैं। हो सकता है भविष्य में आरएसएस के लोग बाबा साहब आंबेडकर के नाम का एक मंदिर बना दे। कबीर का बना दिया, रविदास का बना दिया, और कबीर को मानने वाले, रविदास को मानने वाले जो एक क्रांतिकारी संत थे, उन्होंने उनको मंदिर में स्थापित कर दिया, उसकी पूजा अर्चा, उसकी आरती उतारना शुरू कर दिया। उसका जो मकसद है, उसका जो उद्देश्य है, वो रह गया। उसके लिए कोई कार्य नहीं करता है। उसी तरह से ये जो मातृ प्रधान व्यवस्था है, ये जो राष्ट्र प्रमुख जो महिलाएं हैं, ये एक महान व्यवस्था का मामला है, महान विचारधारा से जुड़ा हुआ मामला है, महान मकसद से जुड़ा हुआ मामला है। अगर हम लोग ये कार्य नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहिए, इसके लिए ब्राह्मणों ने इसका ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए इनको देवियों का दर्जा दिया और इनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। ये तो हम लोग कर रहे हैं, और हम खुद ही समाप्त करने का और अपने विरासत को, जो बहुत बड़ी विरासत है, बहुत महान विरासत है, उसको समाप्त करने का काम हम खुद ही कर रहे हैं। जब उन्होंने इसका ब्राह्मणाइजेशन किया मातृसत्ताक व्यवस्था का, तो ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए सबसे भयंकर काम जो उन्होंने किया कि इस मातृसत्ताक व्यवस्था को समाप्त करके पितृसत्ताक व्यवस्था में रूपांतरित कर दिया। अब पितृसत्ताक व्यवस्था में पुरुष प्रधानता है
और पुरुष प्रधानता में अब स्त्री शादी के बाद अपने पति के घर में जाएगी और अपने पति के घर में जाएगी, और राष्ट्र प्रमुख में अगर कोई महिला होती है तो ये उन लोगों के लिए असामान्य बात मानी जाती है। कोई सामान्य बात नहीं मानी जाती है, असामान्य, साधारण बात नहीं मानी जाती, उसको असाधारण बात माना जाता है। क्यों असाधारण? क्योंकि ऐसा होना रेयर है, ऐसा होना मुश्किल है, असंभव नहीं, मुश्किल है। तो मुश्किल है इसलिए लोग उसको असाधारण मानते हैं। मातृसत्ताक व्यवस्था में यह सर्वसाधारण बात है, पुरुष सत्ताक व्यवस्था में यह असामान्य बात मानी जाएगी। तो इस तरह से यह पुरुष प्रधान व्यवस्था में जब यह बात आई, पुरुष सत्ताक व्यवस्था में मैट्रियोटिक सिस्टम समाप्त करके पैट्रियोटिक सिस्टम में रूपांतरित कर दिया गया, पितृसत्ताक व्यवस्था आई जिसमें पुरुष प्रधानता आई, उसमें स्त्री का जो दर्जा है, जो स्टेटस है, जो बहुत ऊंचा था, वो बहुत नीचे तक गिरा दिया गया। अगर आप तुलसीदास जो ब्राह्मण थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखा, और रामचरितमानस में जो स्त्रियों के बारे में लिखा वो इतनी भयंकर बातें हैं कि माइक पर बोलना संभव नहीं है। उसके बारे में वो श्लोक्स जो है यहां उच्चारण करना संभव नहीं है, इतनी भयंकर बातें। कोई सभ्य आदमी इसका अनाउंसमेंट नहीं कर सकता है, इतनी बातें। और इसलिए ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ब्राह्मण पितृसत्ताक व्यवस्था का निर्माता है, और इसलिए जिस तरीके की भावना पुरुषों में विकसित की गई, हजारों साल के संस्कार विचारधारा के आधार पर विकसित की गई, उसकी वजह से स्त्रियों के साथ ये सारा व्यवहार होता है। ये कारण अगर बताया जाए, वर्तमान समय में बलात्कार का मौलिक कारण अगर ये बताया जाए, तो ब्राह्मणी व्यवस्था, जो भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण है, ब्राह्मणी व्यवस्था है, उसको रूपांतरित कर दिया, इसकी वजह से ये हो रहा है। अगर हम ऐसा विश्लेषण में कारण बताते हैं तो ये व्यवस्था और चलाने वाले एक्सपोज होते हैं, नंगे होते हैं। उस पर वो चर्चा नहीं करते, टीवी पर वो बहस नहीं होती है। और जिन लोगों ने, जिस नेशनल प्रेस ने, मीडिया ने इसको हंगामा किया, बहुत बड़ा हंगामा किया, उस हंगामे के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। वो हंगामे के पीछे बहुत बड़ा कारण क्या था कि वो लड़की ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। क्योंकि शेड्यूल कास्ट की लड़कियों पर बलात्कार हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के लड़कियों पर बलात्कार हो रहा है, बैकवर्ड क्लासेस के लड़कियों पर बलात्कार हो रहा है, तो कोई नेशनल मीडिया, कोई नेशनल प्रेस इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने का कार्य नहीं कर रहा है। एक उसका एक दूसरा मामला है, एस्पेक्ट है उसके साथ। तो इस तरीके से चर्चा, बलात्कार हो रहा है, अगर वो ब्राह्मण परिवार की लड़की है उसके साथ बलात्कार होता है तो ही बलात्कार है, अन्यथा यह बलात्कार नहीं है। ये भी एक सोच जो है चर्चा की वजह से पता चलता है। तो ये भी ब्राह्मणी व्यवस्था से रिलेटेड इसमें कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देश में जो बलात्कार की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसका मौलिक कारण ब्राह्मणी व्यवस्था दृढ़ हो गई है, जिसमें पुरुष सत्ताक मानसिकता का ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है। इसका ये नतीजा है, ऐसा ब्रीफ में, संक्षिप्त में कहा जा सकता है। दूसरी बात, इसमें बाबा साहब आम्बेडकर का 42 का जो स्पीच है कि हर शादीशुदा महिलाओं ने अपने पति की सहेली बनकर हर कार्य में उसे सहयोग देना चाहिए,
तथा गुलामी का जी जान से विरोध करना चाहिए और समता के लिए आग्रही रहना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने यह बात 1942 में नागपुर के अपने भाषण में, क्योंकि उस समय 25,000 महिलाएं सारे देश भर से डेलीगेट के तौर पर आई थी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो कार्यकर्ता थे, बाबा साहब आम्बेडकर ने एक शर्त रखी थी कि आप लोगों को अकेले नहीं आना है, आपको अपनी या तो मां को ले आओ, आपके बहन को ले आओ, आपके पत्नी को ले आओ, अगर ये कोई नहीं है तो आपकी अपनी बेटी है उसको ले आओ प्रतिनिधि के तौर पर। तो उस अधिवेशन में 25,000 महिलाएं डेलीगेट के तौर पर ऑल इंडिया से उपस्थित थी। मैं ये इसलिए भी आप लोगों को कहना चाहता हूं कि वामसेव के और भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि परिवार में महिलाओं को इस आंदोलन में आप सक्रिय करते हो तो इसका संपूर्ण परिवार पर बहुत गहरा असर होगा और इन टोटो में इसका समाज पर बहुत ज्यादा गहरा असर होगा। दूसरी बात जो बाबा साहब आम्बेडकर कहना चाहते हैं कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको अपने पति की सहेली यानी दोस्त बनकर, मित्र बनकर बराबरी में व्यवहार करना चाहिए, बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। जो ब्राह्मणी मानसिकता है वो पुरुषों में पुरुष सत्ता की वजह से है, तो स्त्री को बराबरी के लिए बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। केवल हक के लिए बराबरी की बात नहीं करनी चाहिए, तो जिम्मेदारी के लिए भी बराबरी की बात करनी चाहिए। केवल अधिकार के लिए बराबरी की बात नहीं करनी चाहिए, तो बराबरी की बात जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भी बराबरी की बात करनी चाहिए। और प्राइवेट अपने परिवार में और पब्लिक जीवन में, जो सामाजिक जीवन है उसमें, अगर पति सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रहा है तो बराबरी में उसका साथ सहयोग करना चाहिए। और यह साथ सहयोग करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का कहना है कि महिलाओं को आग्रही रहना चाहिए, आग्रह करना चाहिए इस बात का, महिलाओं की तरफ से इसके लिए पहल होनी चाहिए और आग्रही होना चाहिए। निश्चित रूप से यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, आग्रही होना चाहिए। और ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा जो हमारे सारे समाज को गुलाम बनाकर रखा गया है, उस गुलामी का महिलाओं को विरोध करना चाहिए। अगर परिवार के अंदर कोई पुरुष उस स्त्री को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसका भी उस स्त्री को जी जान से विरोध करना चाहिए। एक तो गुलामी ब्राह्मणी व्यवस्था की है और दूसरी गुलामी अगर वो पुरुष अपने घर में ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध कर रहा है और परिवार में उसी सिद्धांत को लागू कर रहा है तो उसका भी स्त्री को विरोध करना चाहिए और इसके लिए जी जान से विरोध करना चाहिए और अपने परिवार में और अपने समाज में समानता के लिए आग्रही रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए महिलाओं की तरफ से पहल करना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको जो पारिवारिक मूल्य हैं उस पारिवारिक मूल्यों के विरोध में जाकर कुछ करना चाहिए। इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, ना बाबा साहब आम्बेडकर कह रहे हैं। आपको परिवार में, परिवार के अंदर रहकर इसका आग्रह करना चाहिए और इसके लिए जी जान से कोशिश करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बाबा साहब आम्बेडकर का विचार है, इस पर महिलाओं को पहल करके काम करना चाहिए और पुरुषों को इस प्रयास में सहयोग करना चाहिए। अब दूसरा जो विषय है वो विषय पूना पैक्ट का विषय हम लोग
पिछले 10 साल से चर्चा कर रहे हैं, मगर अभी जो विषय है ये पुनः पैक्ट का विषय नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये पुनः पैक्ट का विषय है, पुनः पैक्ट का विषय नहीं है। अभी राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण का और वो भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बिल प्रस्तुत किया हुआ है। बहुत लोग इसके विरोधी थे और उसको प्रस्तुत करने के लिए विरोध कर रहे थे। उनका यह कहना है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी इसमें हिस्सेदारी देनी चाहिए। मैं इस विचार का समर्थन में नहीं हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को इसमें हिस्सेदारी देनी चाहिए। मैं इसका विरोध में हूं। क्यों विरोध में हूं यह बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि जो बिल प्रस्तुत किया गया है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है, एक संयुक्त चुनाव प्रणाली है, जिसमें जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट में शेड्यूल कास्ट को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था, मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था, व्यापारियों को, एंग्लो इंडियन को, जमींदारों को, क्रिश्चियनों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था। तो वो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते थे, तो उनके सबसे लड़ाकू आदमी चुनकर जाते थे। गांधी जी ने इसके विरोध में उपवास किया, सेपरेट इलेक्टोरेट समाप्त कर दिया और ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू कर दिया। ज्वाइंट इलेक्टोरेट से क्या हुआ? ब्राह्मणों को शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के एमएलएज और एमपीज को नॉमिनेट करने का अधिकार मिला। बीजेपी जो ब्राह्मणों का दल है वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को एमएलए, एमपी को नॉमिनेट करती है, और कांग्रेस भी नॉमिनेट करती है। तो इसका मतलब है किसको नॉमिनेट किया जाए और किसको नॉमिनेट ना किया जाए, यह निर्धारित करने का अधिकार जो हाईकमांड है पार्टी का उनके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दूं, बिल क्लिंटन अमेरिका का प्रेसिडेंट थे और उसके बीवी ने प्रेसिडेंशियल पार्टी का कैंडिडेचर जो है वो उसके बीवी को मिले, इसके लिए उसने कोशिश की। अगर यह मामला इंडिया में होता तो उसके बीवी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाने का काम, निर्णय जो है उन्होंने कर दिया होता। मगर वहां क्या है, वहां पार्टी के जो पॉपुलर वोट है, एक तो इलेक्टोरेट है सार्वत्रिक वोटर, पब्लिक वोटर जो है, सभी लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज है, एक है एडल्ट फ्रेंचाइज प्रौढ़ मताधिकार, और एक है पार्टी का जो सदस्य है, पार्टी का जो कैडर है, पार्टी का जो ऑफिस बेयरर है, वो पार्टी का रजिस्टर है, रजिस्टर में एंट्री है, उसकी रसीद बुक है। तो उन लोगों को वोट देने का अधिकार है। और वो लोग जो हैं, वो लोग निर्धारित करते हैं कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होना चाहिए। अमेरिका में, हमारे यहां कौन करता है? सोनिया गांधी करती है। हमारे यहां कौन करता है? जो ब्राह्मणों के दल है वो ब्राह्मणों के दल कैंडिडेट कौन होना चाहिए, तो शेड्यूल कास्ट का कौन होना चाहिए, ब्राह्मण निर्धारित करता है। तो ब्राह्मण जब निर्धारित करता है तो क्या सोचता है कि ये शेड्यूल कास्ट का आदमी, ये शेड्यूल ट्राइब का आदमी, ये ओबीसी का आदमी, ये माइनॉरिटी का आदमी पार्लियामेंट में जाकर हमारे हितों के विरोध में ना बोले, हमारे हितों के विरोध में कानून पास करने की कोशिश ना करे, एग्जीक्यूटिव में अमल करने के लिए आग्रह ना करे। जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, अगर वो बेलगाम है एससी एसटी ओबीसी के विरोध में,
तो उनको चेक लगाने का पार्लियामेंट में कोई सवाल ना उठावे, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए कोशिश ना करे, उनको जवाबदेह बनाने के लिए कोशिश ना करे, उनको जिम्मेदार बनाने के लिए कोशिश ना करे। और अगर ऐसा करता है तो उन अधिकारियों को उनके हितों में काम करना होगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हितों में काम करना होगा। और अगर वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हितों में काम करेगा तो स्वाभाविक है ब्राह्मणों के हितों के विरोध में काम करेगा। वो काम नहीं करना चाहिए। इसलिए ये बात सोचकर जो पार्टी के हेड्स होते हैं ब्राह्मण, वो क्या करते हैं, वो ऐसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आदमियों को नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड रियल रिप्रेजेंटेशन, जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जिसने उसको नॉमिनेट किया उसके हितों के लिए काम करता है। अगर ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया तो ब्राह्मणों के हितों के लिए काम करेगा। और जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव रियल रिप्रेजेंटेटिव होता नहीं है, वो सच्चा प्रतिनिधि नहीं होता है। जब वो सच्चा प्रतिनिधि नहीं होता है तो वो उन लोगों के हितों के लिए काम नहीं करता है। ये है जॉइंट इलेक्टोरेट का सिस्टम। तो राज्यसभा में जो बिल प्रस्तुत किया गया वो बिल महिलाओं के पॉलिटिकल आरक्षण का है और जॉइंट इलेक्टोरेट लागू किया गया है। जॉइंट इलेक्टोरेट लागू किया गया है, ये पता ही नहीं किसी को। हमारे मेंबर पार्लियामेंट राम अवधि जी बैठे हुए हैं और वो लॉ के भी स्टूडेंट रहे हैं। शरद यादव जी पार्लियामेंट में महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। शरद यादव ग्रेजुएट इंजीनियर है और मुलायम सिंह यादव पोस्ट ग्रेजुएट है और लालू प्रसाद यादव ग्रेजुएट लॉ ग्रेजुएट है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है। उनको भी ये पता नहीं है कि ये जॉइंट इलेक्टेड है। ये जो चुनाव लोगों को चुनकर भेजने की जो व्यवस्था है, ये चुनकर भेजने की व्यवस्था ही गलत है। इसलिए रिजल्ट गलत है, इसलिए गलत आदमी चुनकर जाता है। जब आदमी ही गलत चुनकर जाएगा तो काम करेगा क्या? बाबा साहब आंबेडकर की और गांधी जी के साथ लड़ाई क्या थी? बाबा साहब आंबेडकर की और गांधी जी की लड़ाई क्या थी? क्या बाबा साहब आंबेडकर के खेत में गांधी जी के ढोर ढंगर चरने को जाते थे और बाबा साहब आंबेडकर के ढोर ढंगर गांधी जी के खेती में जाके चरते थे और चरने की वजह से गांधी जी का और बाबा साहब आंबेडकर का झगड़ा होता था? ऐसा कोई निजी मामला था? ऐसा कोई निजी मामला तो था नहीं। बाबा साहब आंबेडकर के पास खेती ही नहीं थी, ढोर डंगर का सवाल ही नहीं। गांधी जी के पास भी खेती नहीं थी, उसके भी ढोर डंगर होने का सवाल नहीं। इसलिए ये कोई निजी लड़ाई का मामला नहीं था। मामला यह था कि बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी जी को कहा, गांधी जी आप हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाना चाहिए, इस बात को आप मानते हैं? तो गांधी जी हाँ मानता हूं, हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाना चाहिए, हाँ इस बात को मानता हूं। तो बाबा साहब आंबेडकर ने दूसरा सवाल पूछा, वो सही और सच्चे होने चाहिए, ये क्यों नहीं मानते? वो सही होने चाहिए, वो सच्चे होने चाहिए, वो लड़ाकू होने चाहिए, वो रियल होने चाहिए, वो क्यों नहीं मानते? नहीं, इस पर बाद में बात करेंगे, ये थोड़ा सा अलग विषय है। अब चले गए साले, वहां बात करेंगे क्या? वहां बात होगी भी तो यहां लागू कैसे होगा?
ये जॉइंट इलेक्टेड जो है, ये जॉइंट इलेक्टेड ने नॉमिनेट करने का अधिकार उनको बहाल किया। गांधी और भारत का जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, उन्होंने प्रचार क्या किया? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हमने 22.5% अधिकार दे दिया, 22.5% एमएलए, 22.5% एमपी हमने अधिकार दे दिया। मगर ये अधिकार एससी और एसटी के लोगों को एमएलए और एमपी बनने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार ब्राह्मणों को अधिकार दिया कि वो नॉमिनेट करे। प्रचार क्या कर रहे? कि हमने इन लोगों को अधिकार दिया। रामोदय जी समझ रहे ना? बहुत मौलिक बात बता रहा हूं और किसी ने नहीं बताया होगा आज तक। वो ऐसा प्रचार करते हैं कि हमने ये अधिकार दे दिया शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, हमको नहीं दिया। ये उन्होंने ब्राह्मणों को अधिकार दिया कि आप इनके लोग नॉमिनेट करो। वो नॉमिनेट कर रहे, एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करते हैं वो उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते। ये बात मैं काल्पनिक नहीं बता रहा हूं। यहां गुजरात के लोग होंगे। हाँ भाई गोविंद भाई, हाँ हीरालाल परमार का नाम सुना? मकवा पाटन के अपने परमार साहब हैं, हीरालाल परमार। ये मेंबर पार्लियामेंट थे पाटन से, महसाना के शायद रहने वाले थे। तो जब रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन चला था 82 में, और ये शेड्यूल कास्ट के लोगों के, ट्राइब के लोगों के जब घर जलाए गए थे, तो ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स लेकर के दिल्ली गए, इंदिरा जी को दिखाया। इंदिरा जी ने उनके दुख में हम सहभागी है ऐसा परमार को कहा, हीरालाल परमार को कहा कि परमार साहब, ये शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के घर जलाए गए, इसमें मैं आपके दुख तकलीफ में सहभागी हूं। तो हीरालाल परमार का हौसला बढ़ गया कि इंदिरा जी जो हैं मेरे दुख तकलीफ में सहभागी, तो हौसला बढ़ गया। उसने हौसला बढ़ते ही कहा कि मैडम, कि ये मामला मैं पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं। इंदिरा जी एकदम विजिलेंट हो गई। जब तक सहानुभूति जताने का मामला था तब तक ठीक था, मगर जैसे ही हीरालाल परमार ने कहा इसको मैं पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं, तो इंदिरा जी सतर्क हो गई। और जैसे सतर्क हो गई तो कहा कि ये तो मेरे पास नहीं है अधिकार, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो लोग हैं उन लोगों के पास ये अधिकार है। जबकि इंदिरा गांधी के पार्टी में ये उस समय चर्चा होती थी कि इंदिरा गांधी के पार्टी में एक पुरुष है, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में एक पुरुष है और बाकी सारी महिलाएं हैं, और उस पुरुष का नाम है इंदिरा गांधी। ऐसा हमारे रामोदय जी उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे, तो ये जानते थे, मीडिया में ऐसा निकलता था। तो उसके पार्टी में इंदिरा जी के इशारे के बगैर कुछ भी नहीं होता था। और इस तरह से इंदिरा जी का यह कहना है कि ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के नियंत्रण में है। पार्लियामेंट्री बोर्ड को इंदिरा जी ने इशारा कर दिया कि इसको बोलने नहीं देना है, क्योंकि इसको अगर बोलने दिया जाए तो हमारे लिए, पार्टी के लिए खतरा पैदा होगा। एससी एसटी के लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। हीरालाल परमार को बोलने नहीं दिया गया। लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने आपका नाम नहीं दिया, रिकॉर्ड में है सारी चीजें। तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास गया और वेल के अंदर घुस गया, तो उसको रोका गया। रोकने वाला भी मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस का था, और उसको पीछे से पकड़कर, हीरालाल परमार को पीछे से पकड़कर उसको खुर्चे में बिठाया गया। जब उसको जबरदस्ती की गई तो उसने अपने पैकेट से फोटोग्राफ निकालकर सारे पार्लियामेंट में भिरका दिया। बहुत बड़ा हंगामा हुआ और दूसरे दिन में सारे देश भर में हंगामा हुआ। जब यह हंगामा हुआ तो दूसरे ही दिन इंदिरा जी ने उसको पार्टी से निकाल दिया। गोविंद भाई समझ रहे, मानते हो ना?
इसका मतलब है कि हीरालाल परमार नॉमिनेटेड मेंबर थे, तो नॉमिनेशन उनके हितों के लिए ब्राह्मण करते हैं, आपके हितों के लिए नहीं करते हैं। अगर आप अपने हितों के लिए उसका उपयोग करना चाहते हो तो आपको पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के नाम पर पार्टी से निकाला जा सकता है। निकाल दिया गया हीरालाल परमार को। तो मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब आंबेडकर ये कहते हैं कि जॉइंट इलेक्टेड से दलाल पैदा हुए, बड़ुए पैदा हुए, टूल ऑफ द कास्ट हिंदू पैदा हुए, और स्टूज का मतलब है पिट्ठू, ब्राह्मणों के पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचे पैदा हुए। ये बाबा साहब आंबेडकर ने लिख कर रखा, और जो बाबा साहब आंबेडकर ने लिख कर रखा वो आज हो रहा है। और बाबा साहब आंबेडकर के समय में ये जो चमचे हैं, पिट्ठू हैं, पिछलग्गू हैं, चूंकि स्वाभिमानी आंदोलन था तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता था और फिर भी दिखाई नहीं देते थे, बैक्टीरिया के लेवल पर थे। इतनी कम संख्या थी क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर का स्वाभिमानी आंदोलन था, तो दलाल बहुत कम पैदा होते थे, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता था, तो बड़ी मुश्किल से दिखाई देते थे। अब अंधा अगर आदमी है, उसका 3.5-4 का अगर चश्मा लगा हुआ है तो भी बोलता है दूर। वो देख रहे हो ना, वो फला फला देख रहे हो, वो उसके पीछे जो खड़ा है ना, वो उस चमचे का वो चमचा है, और उसके पीछे देख रहे हो वो चमचों का चमचा है। वो चमचा है फलाने का, और उसके पीछे जो देख रहे हो वो चमचों का चमचा है। तो जो हमारा आदमी आधा अंधा है वो भी दूर से कहता है अब इतनी संख्या रहे, बट नहीं, इतनी संख्या हो गई है चमचों की, तो ये कहा जा सकता है कि मार्केट से रियल आउट हो गया है, और मार्केट का सारा कब्जा दलालों ने, बड़वों ने, चमचों ने, पिट्ठुओं ने और पिछलग्गुओं ने कैप्चर कर लिया है। या ये कहा जा सकता है कि शासक वर्ग ने नॉमिनेशन के अधिकार के द्वारा इतने ज्यादा लोगों को नॉमिनेट किया, ग्राम पंचायत से लेकर देश की पंचायत तक, तो लाखों और लाखों की संख्या में अब ये हो गए हैं इतना सारा। और ये जो लाखों की संख्या में जो चमचे दलाल भड़वे हो गए हैं, ये वोटों का जुगाड़ करते हैं उनके लिए, और अल्पमत वाले ब्राह्मणों को बहुमत में रूपांतरित करने का काम करते हैं। ये जॉइंट इलेक्टेड ने ये भयंकर परिणाम पैदा किया। यदि ये जॉइंट इलेक्टेड महिला आरक्षण में लागू कर दिया जाए तो शेड्यूल कास्ट को 60 साल से पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू है, तो मैं कह रहा हूं सत्यानाश हो रहा हमारा। शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, एमएलए एमपी चुनकर जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं हमारा सत्यानाश हो रहा है। मैं कम से कम यह कह सकता हूं कि मैं एक अत्यंत जागृत आदमी हूं, और मैं इस व्यवस्था की बारीकियों को बहुत गहराई से जानता हूं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नहीं जानते वो जानता हूं, और उसके साथ किसी के भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ किसी भी लेवल पर बहस करने के लिए तैयार हूं। अब मैं साबित कर दूंगा कि मैं बराबर हूं। इस आधार पर कह रहा हूं कि हां, इस व्यवस्था को मैं बहुत भली भांति जानता हूं, और इसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये जो जॉइंट इलेक्टेड है, अगर इसने शेड्यूल कास्ट का कल्याण नहीं किया बल्कि सत्यानाश किया, शेड्यूल ट्राइब का कल्याण नहीं किया बल्कि सत्यानाश किया, ओबीसी का कल्याण नहीं किया बल्कि सत्यानाश किया, माइनॉरिटी का सत्यानाश किया बल्कि कल्याण नहीं किया, यदि उनका कल्याण नहीं हुआ तो महिलाओं को जॉइंट इलेक्टेड लागू करके महिलाओं का कल्याण होगा। जैसा सोनिया गांधी कहती हैं, एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा। महिलाएं कमजोर है तो उनको हम शक्तिशाली बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है कि ऐसा करके हम महिलाओं को शक्तिशाली बनाएंगे। तो मैं कहता हूं
जब यही सिस्टम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और ओबीसी को इनडायरेक्टली लागू किया गया, तो वो लोग जब ताकतवर नहीं हुए, शक्तिशाली नहीं हुए, बल्कि कमजोर हुए, प्रतिकार विहीन हुए। जब वो हुए, पार्लियामेंट में उनके खिलाफ कानून पास हो रहे हैं और इनको ठप्पा लगाने के लिए कहा जा रहा है उनके हितों के विरोध में। परीक्षा नहीं होगी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने कानून पास करवाने के लिए उनको ठप्पा लगाया हमारे विरोध में। हमारे लोगों ने हमारे विरोध में कानून पास करने के लिए उनको मदद किया। 3-3.5% ब्राह्मण इस तरह का कोई कानून नहीं बना सकते, मगर हमारे लोगों से उन्होंने ठप्पा लगवाया, क्योंकि दे आर ऑल नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण। वो सभी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड लोग हैं, और ये नॉमिनेटेड जो लोग हैं, अगर यही नॉमिनेशन का सिद्धांत, यही जॉइंट इलेक्टेड का सिद्धांत यदि हम लोग यहां पर लागू करते हैं, महिलाओं को लागू करते हैं, तो जिस तरह से हम कह रहे हैं पुरुषों में बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे दलाल पैदा हो रहा है, बड़वा पैदा हो रहा है, पिट्ठू पैदा हो रहा है, पिछलग्गू पैदा हो रहा है और चमचा पैदा हो रहा है, तो ये शब्द प्रयोग जॉइंट इलेक्टेड के अंतर्गत अगर महिलाएं चुनकर गई, तो हम ये शब्द प्रयोग महिलाओं के लिए नहीं कर सकते। और जो शब्द प्रयोग कर सकते हैं वो माइक पर बोलने लायक नहीं है। प्राइवेट में मैं कुछ लोग अगर एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो बताऊंगा, और वो भी पुरुषों को बताऊंगा, महिलाओं को नहीं बता सकता। मगर जो इनडायरेक्ट वर्ड है वो मैं बताऊंगा कि इससे अगर महिलाओं, जो प्रातिनिधिक महिलाएं अगर समाज का, उनका अगर पतन हो गया, अधपतन हो गया, तो समाज का कितना भयंकर अधपतन होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। तो ये सशक्तिकरण का मामला नहीं है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लालू जी इसका समर्थन कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव इसका समर्थन कर रहे हैं, शरद यादव जैसे बुद्धिमान आदमी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जॉइंट इलेक्टेड जो है, ये हमारे लोगों को गुलाम बनाने का कारण बन गया। अगर अल्पसंख्यक ब्राह्मण इस देश में शासक वर्ग में रूपांतरित हो गया और बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाने में वो कामयाब हुए, उसका रूट कॉज जॉइंट इलेक्टोरेट। इतना भयंकर काम पूना पैक्ट ने और गांधी जी ने किया, और जिस पार्टी के द्वारा यह किया गया था वो पार्टी भी गांधी की नहीं थी, वो ब्राह्मणों की पार्टी थी। इसलिए साथियों, जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि महिला आरक्षण ये महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है। बल्कि मैं जो कंक्लूड आप लोगों को करके बताने वाला हूं वो बहुत भयंकर बात है। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, ये सभी लोगों को लागू हो गया जॉइंट इलेक्टेड। केवल एक एरिया बच गया, महिला। सभी लोगों में दलाल और भड़वे पैदा करने में वो कामयाब हो गए। अब केवल एक वर्ग बच गया है, वो है महिला। जो बच गया है उसको भी वो अब आखिरी हथियार जो है उसमें लागू कर रहे। भयंकर, अगर ये पास हो गया तो हमारी लड़ाई, गुलामी के विरोध की लड़ाई भयंकर कमजोर होगी, बहुत भयंकर रूप से कमजोर होगी। इसलिए इसका बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले समय में विरोध करना होगा। मैं चौराहे पर इस बिल को जलाने का समर्थन करता हूं। इसको चौराहे पर जलाया जाना चाहिए। तो कोई हमको पूछ सकेगा या पूछेगा कि भाई आपके पास विकल्प क्या है, तो हमारे पास विकल्प यह है कि महिलाओं को, यदि वो शेड्यूल कास्ट किए हैं, शेड्यूल ट्राइब किए हैं, बैकवर्ड क्लास की है, माइनॉरिटी की है, अगर 50% हैं
तो महिलाओं को महिलाओं का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया जाए। महिलाएं वोटर हो, महिलाएं कैंडिडेट हो, और महिलाओं के एमएलए एमपी चुनने का काम करे। अगर वर्तमान व्यवस्था इस सिस्टम को लागू करने के लिए राजी नहीं है, तो हम लोगों को, अगर देश की महिलाएं समर्थन करेगी तो हम इसे लागू करेंगे। और यह मंत्री का आश्वासन नहीं है, क्योंकि मैं मंत्री नहीं हूं, मैं तो एक आंदोलन करने वाला आदमी हूं। इसलिए मेरी कुछ मौलिक सिद्धांतों के साथ प्रतिबद्धताएं हैं, जिसके लिए मेरा जीवन है, जिसके लिए मैं जी रहा हूं, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं, जिसके लिए सांस ले रहा हूं, उसमें मुझे इंटरेस्ट है। मुझे छोटी मोटी बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं। और इसलिए मैं इस प्रतिबद्धता के साथ, इस कमिटमेंट के साथ यह बात कर रहा हूं, इससे एम्पावरमेंट होगा, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, रियल सशक्तिकरण होगा। और ऐसा करना होगा, इससे भारत महान बनेगा और संभवतः शायद दुनिया में सबसे ज्यादा महान बनेगा। भारत एक समय में, मौर्य के समय में, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश था। ये अमर्त्य सेन ने, जो इकोनॉमिस्ट है, उसने प्रूव कर दिया। तो भारत में वो संभावना है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन सकता है। वो संभावना उसमें है, उसको बनाया जा सकता है। तो उसका ये तरीका अगर हम एडॉप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हमको भारत को महान बनाने में सफलता मिलेगी। धन्यवाद। प्रस्तुत करने के लिए विरोध कर रहे थे। उनका यह कहना है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी इसमें हिस्सेदारी देनी चाहिए। मैं इस विचार का समर्थन में नहीं हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को इसमें हिस्सेदारी देनी चाहिए। मैं इसका विरोध में हूं। क्यों विरोध में हूं, यह बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि जो बिल प्रस्तुत किया गया है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है, एक संयुक्त चुनाव प्रणाली है, जिसमें जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट में शेड्यूल कास्ट को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था, मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था, व्यापारियों को, एंग्लो इंडियन को, जमींदारों को, क्रिश्चियनों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था। तो वो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते थे, तो उनके सबसे लड़ाकू आदमी चुनकर जाते थे। गांधी जी ने इसके विरोध में उपवास किया, सेपरेट इलेक्टोरेट समाप्त कर दिया और ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू कर दिया। ज्वाइंट इलेक्टोरेट से क्या हुआ? ब्राह्मणों को शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के एमएलएज और एमपीज को नॉमिनेट करने का अधिकार मिला। बीजेपी जो ब्राह्मणों का दल है वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को एमएलए, एमपी को नॉमिनेट करती है, और कांग्रेस भी नॉमिनेट करती है। तो इसका मतलब है किसको नॉमिनेट किया जाए और किसको नॉमिनेट ना किया जाए, यह निर्धारित करने का अधिकार जो हाईकमान है पार्टी का, उनके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दूं, बिल क्लिंटन अमेरिका का प्रेसिडेंट थे और उसके बीवी ने प्रेसिडेंशियल पार्टी का कैंडिडेचर जो है वो उसके बीवी को मिले, इसके लिए उसने कोशिश की। अगर यह मामला इंडिया में होता तो उसके बीवी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाने का काम, निर्णय जो है उन्होंने कर दिया होता। मगर वहां क्या है,
वहां पार्टी के जो पॉपुलर वोट है, एक तो इलेक्टोरेट है, सार्वत्रिक वोटर, पब्लिक वोटर जो है, सभी लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज है, एक है एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार, और एक है पार्टी का जो सदस्य है, पार्टी का जो कैडर है, पार्टी का जो ऑफिस बेयरर है, वो पार्टी का रजिस्टर है, रजिस्टर में एंट्री है, उसकी रसीद बुक है, तो उन लोगों को वोट देने का अधिकार है। और वो लोग जो हैं, वो लोग निर्धारित करते हैं कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होना चाहिए। अमेरिका में, हमारे यहां कौन करता है? सोनिया गांधी करती है। हमारे यहां कौन करता है? जो ब्राह्मणों के दल है, वो ब्राह्मणों के दल कैंडिडेट कौन होना चाहिए, तो शेड्यूल कास्ट का कौन होना चाहिए, ब्राह्मण निर्धारित करता है। तो ब्राह्मण जब निर्धारित करता है तो क्या सोचता है कि ये शेड्यूल कास्ट का आदमी, ये शेड्यूल ट्राइब का आदमी, ये ओबीसी का आदमी, ये माइनॉरिटी का आदमी पार्लियामेंट में जाकर हमारे हितों के विरोध में ना बोले, हमारे हितों के विरोध में कानून पास करने की कोशिश ना करे, एग्जीक्यूटिव में अमल करने के लिए आग्रह ना करे। जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, अगर वो बेलगाम है एससी एसटी ओबीसी के विरोध में, तो उनको चेक लगाने का पार्लियामेंट में कोई सवाल ना उठावे, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए कोशिश ना करे, उनको जवाबदेह बनाने के लिए कोशिश ना करे, उनको जिम्मेदार बनाने के लिए कोशिश ना करे। और अगर ऐसा करता है तो उन अधिकारियों को उनके हितों में काम करना होगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हितों में काम करना होगा। और अगर वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हितों में काम करेगा तो स्वाभाविक है वो ब्राह्मणों के हितों के विरोध में काम करेगा, वो काम नहीं करना चाहिए। इसलिए ये बात सोचकर जो पार्टी के हेड्स होते हैं ब्राह्मण, वो क्या करते हैं, वो ऐसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आदमियों को नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड रियल रिप्रेजेंटेशन, जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जिसने उसको नॉमिनेट किया उसके हितों के लिए काम करता है। अगर ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया तो ब्राह्मणों के हितों के लिए काम करेगा, और जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव रियल रिप्रेजेंटेटिव होता नहीं है, वो सच्चा प्रतिनिधि नहीं होता है। जब वो सच्चा प्रतिनिधि नहीं होता है तो वो उन लोगों के हितों के लिए काम नहीं करता है। ये है जॉइंट इलेक्टोरेट का सिस्टम। तो राज्यसभा में जो बिल प्रस्तुत किया गया, वो बिल महिलाओं के पॉलिटिकल आरक्षण का है और जॉइंट इलेक्टोरेट लागू किया गया है। जॉइंट इलेक्टोरेट लागू किया गया है, ये पता ही नहीं किसी को। हमारे मेंबर पार्लियामेंट राम अवधि जी बैठे हुए हैं और वो लॉ के भी स्टूडेंट रहे हैं। शरद यादव जी पार्लियामेंट में महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। शरद यादव ग्रेजुएट इंजीनियर है और मुलायम सिंह यादव पोस्ट ग्रेजुएट है और लालू प्रसाद यादव ग्रेजुएट लॉ ग्रेजुएट है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है। उनको भी ये पता नहीं है कि ये जॉइंट इलेक्टेड है। ये जो चुनाव लोगों को चुनकर भेजने की जो व्यवस्था है, ये चुनकर भेजने की व्यवस्था ही गलत है। इसलिए रिजल्ट गलत है, इसलिए गलत आदमी चुनकर जाता है। जब आदमी ही गलत चुनकर जाएगा तो काम करेगा क्या? बाबा साहब आंबेडकर की और गांधी जी के साथ लड़ाई क्या थी?
बाबा साहब आम्बेडकर की और गांधी जी की लड़ाई क्या थी? क्या बाबा साहब आम्बेडकर के खेत में गांधी जी के ढोर ढंगर चरने को जाते थे और बाबा साहब आम्बेडकर के ढोर ढंगर गांधी जी के खेती में जाके चरते थे और चरने की वजह से गांधी जी का और बाबा साहब आम्बेडकर का झगड़ा होता था? ऐसा कोई निजी मामला था? ऐसा कोई निजी मामला तो था नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर के पास खेती ही नहीं थी, ढोर डंगर का सवाल ही नहीं। गांधी जी के पास भी खेती नहीं थी, उसके भी ढोर डंगर होने का सवाल नहीं। इसलिए ये कोई निजी लड़ाई का मामला नहीं था। मामला यह था कि बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी को कहा, गांधी जी आप हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाना चाहिए, इस बात को आप मानते हैं? तो गांधी, हाँ मानता हूं, हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाना चाहिए, हाँ इस बात को मानता हूं। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने दूसरा सवाल पूछा, वो सही और सच्चे होने चाहिए, ये क्यों नहीं मानते? वो सही होने चाहिए, वो सच्चे होने चाहिए, वो लड़ाकू होने चाहिए, वो रियल होने चाहिए, वो क्यों नहीं मानते? नहीं, इस पर बाद में बात करेंगे, ये थोड़ा सा अलग विषय है। अब चले गए साले, वहां बात करेंगे क्या? वहां बात होगी भी तो यहां लागू कैसे होगा? तो ये जॉइंट इलेक्टेड जो है, ये जॉइंट इलेक्टेड ने नॉमिनेट करने का अधिकार उनको बहाल किया। गांधी और भारत का जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, उन्होंने प्रचार क्या किया? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हमने 22.5% अधिकार दे दिया, 22.5% एमएलए, 22.5% एमपी हमने अधिकार दे दिया। मगर ये अधिकार एससी और एसटी के लोगों को एमएलए और एमपी बनने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार ब्राह्मणों को अधिकार दिया कि वो नॉमिनेट करे। प्रचार क्या कर रहे? कि हमने इन लोगों को अधिकार दिया। रामोदय जी समझ रहे ना? बहुत मौलिक बात बता रहा हूं और किसी ने नहीं बताया होगा आज तक। वो ऐसा प्रचार करते हैं कि हमने ये अधिकार दे दिया शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, हमको नहीं दिया। ये उन्होंने ब्राह्मणों को अधिकार दिया कि आप इनके लोग नॉमिनेट करो। वो नॉमिनेट कर रहे, एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करते हैं वो उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते। ये बात मैं काल्पनिक नहीं बता रहा हूं। यहां गुजरात के लोग होंगे, हाँ भाई गोविंद भाई, हाँ हीरालाल परमार का नाम सुना? मकवा पाटन के अपना परमार साहब हैं, हीरालाल परमार, ये मेंबर पार्लियामेंट थे पाटन से, महसाना के शायद रहने वाले थे। तो जब रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन चला था 82 में, और ये शेड्यूल कास्ट के लोगों के, ट्राइब के लोगों के जब घर जलाए गए थे, तो ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स लेकर के दिल्ली गए, इंदिरा जी को दिखाया। इंदिरा जी ने उनके दुख में हम सहभागी है ऐसा परमार को कहा, हीरालाल परमार को कहा कि परमार साहब, ये शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के घर जलाए गए, इसमें मैं आपके दुख तकलीफ में सहभागी हूं। तो हीरालाल परमार का हौसला बढ़ गया कि इंदिरा जी जो हैं मेरे दुख तकलीफ में सहभागी, तो हौसला बढ़ गया। उसने हौसला बढ़ते ही कहा कि मैडम, कि ये मामला मैं पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं। इंदिरा जी एकदम विजिलेंट हो गई। जब तक सहानुभूति जताने का मामला था तब तक ठीक था, मगर जैसे ही हीरालाल परमार ने कहा इसको मैं पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं, तो इंदिरा जी सतर्क हो गई। और जैसे सतर्क हो गई तो कहा कि ये तो मेरे पास नहीं अधिकार, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो लोग हैं उन लोगों के पास ये अधिकार है। जबकि इंदिरा गांधी के पार्टी में ये उस समय चर्चा होती थी कि इंदिरा गांधी के पार्टी में एक पुरुष है, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में एक पुरुष है और बाकी सारी महिलाएं हैं, और उस पुरुष का नाम है इंदिरा गांधी। ऐसा हमारे रामोदय जी
उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे, तो ये जानते थे, मीडिया में ऐसा निकलता था। तो उसके पार्टी में इंदिरा जी के इशारे के बगैर कुछ भी नहीं होता था। और इस तरह से इंदिरा जी का यह कहना है कि ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के नियंत्रण में है। पार्लियामेंट्री बोर्ड को इंदिरा जी ने इशारा कर दिया कि इसको बोलने नहीं देना है, क्योंकि इसको अगर बोलने दिया जाए तो हमारे लिए, पार्टी के लिए खतरा पैदा होगा। SC ST के लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। हीरालाल परमार को बोलने नहीं दिया गया। लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने आपका नाम नहीं दिया, रिकॉर्ड में है सारी चीजें। तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास गया और वेल के अंदर घुस गया, तो उसको रोका गया। रोकने वाला भी मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस का था और उसको पीछे से पकड़कर, हीरालाल परमार को पीछे से पकड़कर उसको खुर्चे में बिठाया गया। जब उसको जबरदस्ती की गई तो उसने अपने पैकेट से फोटोग्राफ निकालकर सारे पार्लियामेंट में भिरका दिया। बहुत बड़ा हंगामा हुआ और दूसरे दिन में सारे देश भर में हंगामा हुआ। जब यह हंगामा हुआ तो दूसरे ही दिन इंदिरा जी ने उसको पार्टी से निकाल दिया। गोविंद भाई समझ रहे, मानते हो ना? इसका मतलब है कि हीरालाल परमार नॉमिनेटेड मेंबर थे, तो नॉमिनेशन उनके हितों के लिए ब्राह्मण करते हैं, आपके हितों के लिए नहीं करते हैं। अगर आप अपने हितों के लिए उसका उपयोग करना चाहते हो तो आपको पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के नाम पर पार्टी से निकाला जा सकता है। निकाल दिया गया हीरालाल परमार को। तो मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब आंबेडकर ये कहते हैं कि जॉइंट इलेक्टेड से दलाल पैदा हुए, बढ़ुए पैदा हुए, टूल ऑफ द कास्ट हिंदू पैदा हुए, और स्टूज का मतलब है पिट्ठू, ब्राह्मणों के पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचे पैदा हुए। ये बाबा साहब आंबेडकर ने लिख कर रखा। और जो बाबा साहब आंबेडकर ने लिख कर रखा वो आज हो रहा है। और बाबा साहब आंबेडकर के समय में ये जो चमचे हैं, पिट्ठू हैं, पिछलग्गू हैं, चूंकि स्वाभिमानी आंदोलन था तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता था और फिर भी दिखाई नहीं देते थे, बैक्टीरिया के लेवल पर थे। इतनी कम संख्या थी क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर का स्वाभिमानी आंदोलन था, तो दलाल बहुत कम पैदा होते थे, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता था, तो बड़ी मुश्किल से दिखाई देते थे। अब अंधा अगर आदमी है, उसका 3.5-4 का अगर चश्मा लगा हुआ है तो भी बोलता है दूर। वो देख रहे हो ना, वो फला फला देख रहे हो, वो उसके पीछे जो खड़ा है ना, वो उस चमचे का वो चमचा है, और उसके पीछे देख रहे हो वो चमचों का चमचा है। वो चमचा है फलाने का, और उसके पीछे जो देख रहे हो वो चमचों का चमचा है। तो जो हमारा आदमी आधा अंधा है वो भी दूर से कहता है अब इतनी संख्या रहे, बट नहीं, इतनी संख्या हो गई है चमचों की, तो ये कहा जा सकता है कि मार्केट से रियल आउट हो गया है और मार्केट का सारा कब्जा दलालों ने, बड़वों ने, चमचों ने, पिट्ठों ने और पिछलग्गुओं ने कैप्चर कर लिया है। या ये कहा जा सकता है कि शासक वर्ग ने नॉमिनेशन के अधिकार के द्वारा इतने ज्यादा लोगों को नॉमिनेट किया, ग्राम पंचायत से लेकर देश की पंचायत तक, तो लाखों और लाखों की संख्या में अब ये हो गए हैं इतना सारा। और ये जो लाखों की संख्या में जो चमचे दलाल भड़वे हो गए हैं, ये वोटों का जुगाड़ करते हैं उनके लिए, और अल्पमत वाले ब्राह्मणों को बहुमत में रूपांतरित करने का काम करते हैं। ये जॉइंट इलेक्टेड ने ये भयंकर परिणाम पैदा किया। यदि ये जॉइंट इलेक्टेड महिला आरक्षण में लागू कर दिया जाए तो शेड्यूल कास्ट को 60 साल से पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू है, तो मैं कह रहा हूं सत्यानाश हो रहा हमारा।
शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, एमएलए एमपी चुनकर जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं हमारा सत्यानाश हो रहा है। मैं कम से कम यह कह सकता हूं कि मैं एक अत्यंत जागृत आदमी हूं और मैं इस व्यवस्था की बारीकियों को बहुत गहराई से जानता हूं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नहीं जानते वो जानता हूं, और उसके साथ किसी के भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ किसी भी लेवल पर बहस करने के लिए तैयार हूं, और मैं साबित कर दूंगा कि मैं बराबर हूं। इस आधार पर कह रहा हूं कि हां, इस व्यवस्था को मैं बहुत भली भांति जानता हूं, और इसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये जो जॉइंट इलेक्टेड है, अगर इसने शेड्यूल कास्ट का कल्याण नहीं किया बल्कि सत्यानाश किया, शेड्यूल ट्राइब का कल्याण नहीं किया बल्कि सत्यानाश किया, ओबीसी का कल्याण नहीं किया बल्कि सत्यानाश किया, माइनॉरिटी का सत्यानाश किया बल्कि कल्याण नहीं किया, यदि उनका कल्याण नहीं हुआ तो महिलाओं को जॉइंट इलेक्टेड लागू करके महिलाओं का कल्याण होगा। जैसा सोनिया गांधी कहती हैं, एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा। महिलाएं कमजोर है तो उनको हम शक्तिशाली बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है कि ऐसा करके हम महिलाओं को शक्तिशाली बनाएंगे। तो मैं कहता हूं, जब यही सिस्टम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और ओबीसी को इनडायरेक्टली लागू किया गया, तो वो लोग जब ताकतवर नहीं हुए, शक्तिशाली नहीं हुए, बल्कि कमजोर हुए, प्रतिकार विहीन हुए, जब वो हुए, पार्लियामेंट में उनके खिलाफ कानून पास हो रहे हैं और इनको ठप्पा लगाने के लिए कहा जा रहा है उनके हितों के विरोध में। परीक्षा नहीं होगी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने कानून पास करवाने के लिए उनको ठप्पा लगाया हमारे विरोध में, हमारे लोगों ने हमारे विरोध में कानून पास करने के लिए उनको मदद किया। 3-3.5% ब्राह्मण इस तरह का कोई कानून नहीं बना सकते, मगर हमारे लोगों से उन्होंने ठप्पा लगवाया, क्योंकि दे आर ऑल नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण। वो सभी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड लोग हैं, और ये नॉमिनेटेड जो लोग हैं, अगर यही नॉमिनेशन का सिद्धांत, यही जॉइंट इलेक्टेड का सिद्धांत यदि हम लोग यहां पर लागू करते हैं, महिलाओं को लागू करते हैं, तो जिस तरह से हम कह रहे हैं पुरुषों में बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे दलाल पैदा हो रहा है, बड़वा पैदा हो रहा है, पिट्ठू पैदा हो रहा है, पिछलग्गू पैदा हो रहा है और चमचा पैदा हो रहा है, तो ये शब्द प्रयोग जॉइंट इलेक्टेड के अंतर्गत अगर महिलाएं चुनकर गई तो हम ये शब्द प्रयोग महिलाओं के लिए नहीं कर सकते, और जो शब्द प्रयोग कर सकते हैं वो माइक पर बोलने लायक नहीं है। प्राइवेट में मैं कुछ लोग अगर एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो बताऊंगा, और वो भी पुरुषों को बताऊंगा, महिलाओं को नहीं बता सकता। मगर जो इनडायरेक्ट वर्ड है वो मैं बताऊंगा कि इससे अगर महिलाओं, जो प्रातिनिधिक महिलाएं अगर समाज का, उनका अगर पतन हो गया, अधपतन हो गया, तो समाज का कितना भयंकर अधपतन होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। तो ये सशक्तिकरण का मामला नहीं है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लालू जी इसका समर्थन कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव इसका समर्थन कर रहे हैं, शरद यादव जैसे बुद्धिमान आदमी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जॉइंट इलेक्टेड जो है ये हमारे लोगों को गुलाम बनाने का कारण बन गया। अगर अल्पसंख्यक ब्राह्मण इस देश में शासक वर्ग में रूपांतरित हो गया और बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाने में वो कामयाब हुए, उसका रूट कॉज जॉइंट इलेक्टोरेट। इतना भयंकर काम पूना पैक्ट ने और गांधी जी ने किया, और जिस पार्टी के द्वारा ये किया गया था वो पार्टी भी गांधी की नहीं थी, वो ब्राह्मणों की पार्टी थी। इसलिए साथियों, जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं
कि महिला आरक्षण ये महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है। बल्कि मैं जो कंक्लूड आप लोगों को करके बताने वाला हूं वो बहुत भयंकर बात है। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, ये सभी लोगों को लागू हो गया ज्वाइंट लोकटेट। केवल एक एरिया बच गया, महिला। सभी लोगों में दलाल और भड़वे पैदा करने में वो कामयाब हो गए। अब केवल एक वर्ग बच गया है, वो है महिला। जो बच गया है उसको भी वो अब आखिरी हथियार जो है उसमें लागू कर रहे। भयंकर, अगर ये पास हो गया तो हमारी लड़ाई, गुलामी के विरोध की लड़ाई भयंकर कमजोर होगी, बहुत भयंकर रूप से कमजोर होगी। इसलिए इसका बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले समय में विरोध करना होगा। मैं चौराहे पर इस बिल को जलाने का समर्थन करता हूं। इसको चौराहे पर जलाया जाना चाहिए। तो कोई हमको पूछ सकेगा या पूछेगा कि भाई आपके पास विकल्प क्या है? तो हमारे पास विकल्प यह है कि महिलाओं को, यदि वो शेड्यूल कास्ट किए हैं, शेड्यूल ट्राइब किए हैं, बैकवर्ड क्लास किए हैं, माइनॉरिटी की है, अगर 50% हैं तो महिलाओं का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया जाए। महिलाएं वोटर हो, महिलाएं कैंडिडेट हो और महिलाओं के एमएलए एमपी चुनने का काम करे। अगर वर्तमान व्यवस्था इस सिस्टम को लागू करने के लिए राजी नहीं है तो हम लोगों को, अगर देश की महिलाएं समर्थन करेगी तो हम इसे लागू करेंगे। और यह मंत्री का आश्वासन नहीं है, क्योंकि मैं मंत्री नहीं हूं, मैं तो एक आंदोलन करने वाला आदमी हूं। इसलिए मेरी कुछ मौलिक सिद्धांतों के साथ प्रतिबद्धताएं हैं जिसके लिए मेरा जीवन है, जिसके लिए मैं जी रहा हूं, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं, जिसके लिए सांस ले रहा हूं, उसमें मुझे इंटरेस्ट है। मुझे छोटी मोटी बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं। और इसलिए मैं इस प्रतिबद्धता के साथ, इस कमिटमेंट के साथ यह बात कर रहा हूं, इससे एम्पावरमेंट होगा, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, रियल सशक्तिकरण होगा। और ऐसा करना होगा, इससे भारत महान बनेगा और संभवतः शायद दुनिया में सबसे ज्यादा महान बनेगा। भारत एक समय में, मौर्य के समय में, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश था। ये अमर्त्य सेन ने, जो इकोनॉमिस्ट है, उसने प्रूव कर दिया। तो भारत में वो संभावना है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन सकता है। वो संभावना उसमें है, उसको बनाया जा सकता है। तो उसका ये तरीका अगर हम एडॉप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हमको भारत को महान बनाने में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।